हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा। वेलकम टू आवर चैनल आरटी लाइफ साइंसेज। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स के बारे में जाना, डीएनए के कंटेंट्स यानी नाइट्रोजन बेसिस, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर के बारे में जाना, न्यूक्लियोसोम्स, न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए की लोकेशन न्यूक्लियस में कहाँ है, किस तरीके से डीएनए की पैकेजिंग होती है न्यूक्लियस में। ये सब चीज़ें हमने अभी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखी। अब हम डीएनए स्ट्रक्चर को लेके थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और आज हम जानते हैं चारगाफ रूल के बारे में। तो चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं चारगाफ रूल। चारगाफ रूल में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये रूल दिया किसने था। तो जैसा कि चारगाफ अक्सर जो साइंटिस्ट रूल्स या कोई डिस्कवरी करते हैं तो मोस्टली वो अपना नाम यूज़ करते हैं। तो सेम जो चारगाफ रूल्स को देने वाले साइंटिस्ट हैं उन्होंने ही अपना ही उन्होंने नाम यूज़ किया और उनका नाम है एर्विन चारगाफ। ओके, तो एर्विन चारगाफ एक अमेरिकन बॉटनिस्ट हैं। इन्होंने जो रूल दिया था वो है चारगाफ रूल। तो एर्विन चारगाफ, इन्होंने ये रूल 1950 में दिया था। उन्होंने क्या किया था, एर्विन चारगाफ ने क्या किया था, इन्होंने डबल हेलिकल डीएनए की स्टडी की थी। इस जिसके बेसिस पर उन्होंने डीएनए के जो कंटेंट होता है यानी कि फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेसेस, इन सब की डिटेल स्टडी की थी और उसके स्पेशली उन्होंने नाइट्रोजन बेसिस की स्टडी की थी और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने ये रूल्स स्टेट किए थे। तो इसलिए ये जो रूल्स हैं ये मोस्टली अप्लाइड ऑन डबल डबल हेलिकल हेलिकल डीएनए। ओके, तो एर्विन चारगाफ ने चारगाफ रूल्स दिए थे। कब दिए थे? 1950 में दिए थे। इन्होंने ये रूल किस पे स्टडी की थी? उन्होंने डबल हेलिकल डीएनए पे स्टडी की थी, इसलिए ये रूल डबल हेलिकल डीएनए पे अप्लाइड होते हैं। इन्होंने नाइट्रोजन बेसिस और अदर डीएनए कंटेंट लाइक फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर, इन पर उन्होंने डिटेल स्टडी की थी और उसके बेसिस पर उन्होंने ये रूल दिए थे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चारगाफ रूल्स पे। तो तो मिस्टर चारगाफ ने जो पहला रूल दिया था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब मैं एडेनिन लिखूंगी तो मैं उसे ए से डिनोट करूंगी। जब मैं थायामीन या साइटोसिन या ग्वानिन का यूज करूंगी तो मैं उनके फर्स्ट अल्फाबेट से लिखूंगी। ओके, तो क्या हो गया? ए फॉर एडेनिन, टी से थायामीन, ग्वानिन, साइटोसिन। और हम चूँकि डीएनए पढ़ रहे हैं तो हम यूरेसिल का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में यूज़ होता है और डीएनए में उसकी जगह पे थायामीन यूज़ होता है। हमने ये बात पहले भी जानी थी कि क्योंकि क्या होता है ना कि यूरेसिल जो होता है वो थोड़ा कम स्टेबल होता है और थायामीन ज़्यादा स्टेबल होता है। डीएनए हमेशा स्टेबल कंटेंट को ही यूज़ करता है, इसलिए हम यहाँ पे थायामीन का यूज़ करते हैं और यूरेसिल आरएनए में यूज़ होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग जो पहला रूल था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने कहा था जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ एडेनिन वो बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ थायामीन के। सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ साइटोसिन। ओके, तो किसी भी डीएनए में जो एडेनिन का कंसंट्रेशन होता है वो थायामीन के बराबर होता है, ग्वानिन का कंसंट्रेशन जो होता है वो साइटोसिन के बराबर होता है। ठीक है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू थायामीन प्लस साइटोसिन। एडेनिन क्या है? प्यूरिन से। ओके, एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन से और थायामीन साइटोसिन पायरिमिडीन से। पायरिमिडीन
पायरिमिडीन्स, ठीक है? तो हम इससे ये कह सकते हैं जितने प्यूरिन्स होते हैं उतने ही पायरिमिडीन्स होते हैं। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, एडेनिन प्लस ग्वानिन अपॉन थायामीन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू 1। तो अब आपने पहले रूल को देखा, उन्होंने नाइट्रोजन बेसिस के कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग ये बताया था कि जितना कंसंट्रेशन एडेनिन का होता है उतना ही थायामीन का होता है, जितना ग्वानिन होता है उतना साइटोसिन होता है। एडेनिन ग्वानिन इज इक्वल टू थायामीन साइटोसिन, यानी कि प्यूरिन्स बराबर होते हैं पायरिमिडीन्स के, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एडेनिन प्लस ग्वानिन अपॉन थायामीन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू 1। तो ये फर्स्ट रूल था। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी और इसे आप नोट भी कर लीजिए। ओके, तो अब हम हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, जो भी इन्हीं नाइट्रोजन बेसिस के ऊपर ही हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो भी इन्हीं पर ही डिपेंड है। देखिए, मैं आपको ना इसमें शॉर्ट में पढ़ाती हूँ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अगर बहुत डिटेल पढ़ाएँगे तो लेक्चर लेंदी होता जाएगा। तो आप लोग ना इसके नोट्स बनाया करिए, जो भी मैं बोलूँ इसे अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में इसे नोट डाउन ज़रूर किया करिए। ओके, तो सेकंड रूल हमारा क्या कहता है? सेकंड रूल ये कहता है कि अ, एडेनिन जो होते हैं, एडेनिन थायामीन के साथ में डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, और सेम ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। ये जो डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये कौन से बॉन्ड है? ये बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये मान लीजिए कि ये इधर साइड एक डीएनए स्ट्रैंड है और इधर साइड एक डीएनए स्ट्रैंड है। तो इस वाले डीएनए स्ट्रैंड का जो एडेनिन है वो इस वाले डीएनए स्ट्रैंड के थायमिन के साथ ऐड होगा डबल बॉन्ड के थ्रू। सेम इधर वाला जो ग्वानिन है वो दूसरे स्ट्रैंड के साइटोसिन से जो जुड़ेगा, तो वो किसके थ्रू होगा? ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू। तो हम ये कह सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और फिर होती है कि अगर ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो ये बॉन्ड है ये बहुत स्टेबल बॉन्ड होता है, इसीलिए मतलब ये जल्दी ब्रेक नहीं होता। इसलिए जो इस ग्वानिन और साइटोसिन के बीच का जो बॉन्ड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। तो इस बॉन्ड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो ये एक रूल है। उसके बाद हम इसी के बेसिस पर एक और रूल बताते हैं आपको। वो ये है कि हमने ये तो देखा था कि एडेनिन, थोड़ा बड़ा लिखती हूँ मैं, कि एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू थायामीन प्लस साइटोसिन। बट अगर हम कहें एडेनिन प्लस थायामीन इज इक्वल टू ग्वानिन प्लस साइटोसिन, तो ये बात गलत होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल एडेनिन प्लस थायामीन इज रेयरली इक्वल टू ग्वानिन प्लस साइटोसिन। मैं इसे लिख दूं, एडेनिन एंड थायामीन इज रेयरली इक्वल टू ग्वानिन एंड साइटोसिन। अब ये क्यों है ऐसा? ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, ठीक है? यहाँ पे बात हो रही है प्यूरिन्स और पायरिमिडीन के कंसंट्रेशन की, तो हमने ये जाना था कि प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स बराबर-बराबर होते, जितने प्यूरिन्स होते हैं उतने पायरिमिडीन्स होते हैं। लेकिन अगर हम इनके बेस पेयरिंग की बात करें तो एडेनिन और थाइमिन जो होते हैं वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ग्वानिन और साइटोसिन के बराबर हों, ठीक है? अब ये चीज़ में हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो, तो मैं एक इसे न्यूमेरिकल बेसिस पे सॉल्व करके बताती हूँ। तो आपने ये लाइन नोट कर ली हो तो मैं इसको अब रब करती हूँ, ओके? ताकि मैं आपको इसे समझा पाऊँ। तो मैं इसे रब कर रही हूँ और आप इसे नोट कर लें। तो इसके अकॉर्डिंग ये है कि हम
एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि किसी डीएनए कंटेंट में एडेनिन जो है वो आपका 20% है। इस पे ही देख लेते हैं, ठीक है? जो ऊपर ये लिखा है एडेनिन प्लस ग्वानिन थायमिन प्लस साइटोसिन, तो इस पे देखते हैं। एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू थायमिन प्लस साइटोसिन। अब एडेनिन हम मान लेते हैं 20 है, 20% है, ओके? और ग्वानिन हमारा क्या है? 30% है, ठीक? सेम, अब जितना एडेनिन होगा उतना ही थायामीन होगा, तो जितना एडेनिन है उतना ही थायामीन होगा, तो क्या होगा? थायामीन भी 20% होगा। जितना ग्वानिन है उतना ही साइटोसिन होगा, तो अगर ग्वानिन 30% है तो साइटोसिन भी क्या होगा? 30%। अगर हम इसको ऐड कर दें तो 20 प्लस 30 क्या हो जाता है? 50। और सेम 20 प्लस 30 क्या हो जाएगा? 50। अब हम इसको अगर देखें तो 50 को और 50 को इधर ले आते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा? 1, ठीक है? तो ये 1 हो जाएगा। तो ये हमारा ये वाला फॉर्मूला भी प्रूफ हो रहा है, एडेनिन प्लस ग्वानिन अपॉन थायामीन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू 1। ये देखिए ना, हमने क्या किया? एडेनिन ग्वानिन कितना था? 50 आया था एडेनिन ग्वानिन, तो एडेनिन ग्वानिन यहाँ 50 आ गया, ठीक है? ये 50 आ गया। और इधर थायामीन और साइटोसिन यहाँ भी देखिए 50 आया था, तो हमने इसको भी यहाँ 50 ले आया। और जब हम इसको काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा? डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो रहा है। अब हम अपने इस फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं। इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए अब हम क्या करेंगे? सेम चीज को यूज करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा रब कर दूं, ठीक है? अब हम अगर इस फॉर्मूले पे देखें तो हम क्या करेंगे? इसको मैं इसको यहाँ से रब करते, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख दूं। यहाँ मैंने क्या लिखा था? एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू थायामीन प्लस साइटोसिन। एडेनिन 20% लिया था, ग्वानिन क्या लिया था? ग्वानिन लिया था मैंने 30% लिया था। सेम थायामीन भी, क्योंकि एडेनिन 20% है तो थायामीन भी 20% लिया था। और ग्वानिन 30% है तो साइटोसिन भी 30 लिया था। और फिर इधर भी 50 आ गया था और इधर भी 50 आ गया था। अब हम इस पर यही वैल्यू जो है वो इस पे रख के लिखते हैं। एडेनिन कितना है? 20 है, एडेनिन 20 है। और थायामीन कितना है? वो भी 20 है, ओके? और ग्वानिन कितना था? ग्वानिन 30 है, तो ये ग्वानिन भी 30 हो गया और साइटोसिन भी 30 है। ये देख लीजिए, ठीक है? एडेनिन 20, ग्वानिन 30, थायामीन 20, साइटोसिन 30, ठीक है? अब ये है, अगर अब हम इसको ऐड करते हैं तो ये सॉरी, तो ये हो जाएगा 40 और इधर आ जाएगा 60। तो क्या हुआ? एडेनिन थायमिन का कंसंट्रेशन ग्वानिन साइटोसिन के कंसंट्रेशन के बराबर नहीं आ रहा है ना, तो ये नहीं है, क्योंकि ग्वानिन साइटोसिन का कंसंट्रेशन ज्यादा है और एडेनिन थायमिन का कंसंट्रेशन कम है। तो ये बात आपको समझ में? ये दोनों चीजें हम प्रूफ कर चुके हैं। कौन कौन सी? एक तो ये कि एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू थायामीन प्लस साइटोसिन, यानी प्यूरिन्स बराबर होते हैं पायरिमिडीन्स के। लेकिन जब हम बात करते हैं बेस पेयरिंग की, यानी कि एडेनिन थायमिन और ग्वानिन और साइटोसिन, इनके बेस पेयरिंग की बात करते हैं, तो इनका कंसंट्रेशन इनके कंसंट्रेशन से जरूरी नहीं है कि सेम हो, ठीक है? अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग टाइप का हो सकता है। जस्ट लाइक कि एक हम कह सकते हैं प्रोकैरियोट्स में जो ये ग्वानिन एंड साइटोसिन का कंसंट्रेशन होता है वो ज्यादा होता है। कंसंट्रेशन ऑफ ग्वानिन साइटोसिन इन प्रोकैरियोट्स is more than concentration of adenine and thiamine, ओके? तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब एक और रूल उन्होंने इसी के बेसिस पर एक और रूल दिया था। मैं इसे अब रब कर रही हूँ। होप सो आप सबने इसको नोट डाउन कर लिया होगा और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। अगर फिर भी कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा।
तो अब मैं इसको रब करती हूँ। अब इसके बेसिस पर चारगाफ ने एक और रूल दिया था, वो था कि एडेनिन एडेनिन प्लस थायामीन अपॉन ग्वानिन प्लस साइटोसिन, इस ये जो कंसंट्रेशन होता है वो हर स्पीशीज में अलग-अलग होता है, पर पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए कांस्टेंट होता है। यानी कि अगर हम कहें कि जो ये रेशियो है एडेनिन प्लस थायामीन और ग्वानिन प्लस साइटोसिन, इसका जो रेशियो है ये हर स्पीशीज के लिए कांस्टेंट होता है। यानी कि अगर ह्यूमन की स्पीशीज है, उसमें ह्यूमन के स्पीशीज में ये कंसंट्रेशन सभी ह्यूमंस पर कांस्टेंट होगा, ठीक है। सेम किसी एनिमल की स्पीशीज, मान लो लॉयन की स्पीशीज है, तो लॉयन की स्पीशीज के लिए जो भी कंसंट्रेशन होगा हो सक लॉयन की स्पीशीज और एनिमल ह्यूमन की स्पीशीज से डिफरेंट हो सकता है इसका कंसंट्रेशन, ठीक है। लॉयन की स्पीशीज में जो कंसंट्रेशन होगा वो ह्यूमन की या किसी और एनिमल या प्लांट की स्पीशीज के बराबर नहीं होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हो भी सकता है, नहीं भी होगा, वैसे मोस्टली नहीं होता है। लेकिन अगर लॉयन की स्पीशीज की बात करें तो वो सारी स्पीशी उसकी पूरी स्पीशीज में ये हर इंडिविजुअल का जो कंसंट्रेशन है इसका, वो हर इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज the concentration of adenine plus thymine and guanine plus cytosine is equal, ठीक है, कांस्टेंट होता है। तो ये बात मैं फिर से आपको बता दूं कि जो एडेनिन प्लस थायामीन, ग्वानिन प्लस साइटोसिन का जो कंसंट्रेशन होता है वो एक पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए, अलग-अलग स्पीशीज के लिए वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। दो स्पीशीज में सेम कंसंट्रेशन नहीं होगा, पर एक पर्टिकुलर स्पीशीज में इसका जो कंटेंट होता है या कंसंट्रेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई अगर आपको डाउट हो रहा हो तो फिर से आप इसे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, फ्री हैं पूछने के लिए, मैं आपको इसे बार-बार भी बता सकती हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट जो उन्होंने इस रूल में अपना जो लास्ट वो दिया था, लास्ट रूल जो दिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि जो पेंटोस शुगर होती है, पेंटोस शुगर जो होती है, डीएनए में हम कौन सी शुगर पढ़ते हैं? डीऑक्सीराइबोस। मैं लिख देती हूँ डीऑक्सीराइबोस। ओके, तो जो पेंटोस शुगर होती है वो किसके बराबर होती है? इसको मैं मान लो ये इज इक्वल टू का मार्क है, तो वो बराबर होती है किसके? फॉस्फेट ग्रुप के, फॉस्फेट ग्रुप की। यानी कि जितनी पेंटोस शुगर होगी किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रैंड में या डीएनए में, जितनी पेंटोस शुगर है उतने ही फॉस्फेट ग्रुप होंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको एक डीएनए का एक सिंपल सा डायग्राम बनाती हूँ और उसके अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ कि क्या है। तो चलिए डायग्राम बनाएंगे। ये और मैं यहाँ पे वो लिख दूँ एडेनिन, ओके, डिफरेंट एडेनिन, ओके। तो ये है और इसके बाद अगर हम दूसरे स्टैंड पर बनाते हैं तो एडेनिन किसके साथ बेस पेयरिंग करेगा? एडेनिन बेस पेयरिंग करेगा थायामीन के साथ में। तो अगर ये एक स्टैंड ये है डीएनए का, दूसरा स्टैंड ये है डीएनए का, ठीक है। तो एडेनिन थायामीन के साथ बेस पेयरिंग करेगा तो यहाँ पे थायामीन है, और आपको पता है कि एडेनिन थायामीन के साथ में कितने बॉन्ड से बेस पेयरिंग करता है? तो डबल बॉन्ड। बॉन्ड को हम ब्लैक से करते हैं।
तो डबल बॉन्ड से बेस पेयरिंग करता है। ओके, सेम थायामीन जो है, उस थायामीन है इधर, तो थायामीन के आगे थायामीन किससे बेस पेयरिंग करेगा? एडेनिन से। ओके, तो थायामीन एडेनिन से बेस पेयरिंग करेगा और थायामीन एडेनिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ये हमने बना दिया। सेम अब यहाँ फिर से एडेनिन है तो फिर से ये इधर थायामीन ही होगा। ठीक है, ये थायामीन है, थायामीन के साथ में इसकी बेस पेयरिंग डबल बॉन्ड से होगी। अब इधर ग्वानिन आता है, ग्वानिन के आगे ग्वानिन बेस पेयरिंग करता है साइटोसिन से और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ओके, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गए। फिर साइटोसिन है, साइटोसिन के आगे क्या आ जाएगा? इधर ग्वानिन आ जाएगा, ग्वानिन आ जाएगा और ग्वानिन में यहाँ पे फिर से ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ठीक, फिर इधर थायामीन है तो उधर आ जाएगा एडेनिन। तो ये एडेनिन आ जाएगा और एडेनिन आ गया तो इधर डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो ये है, एक तो ये बात आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से बेस पेयरिंग हो रही है दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में। दूसरी बात मैंने क्या कही थी? पेंटोस शुगर और फॉस्फेट की नंबरिंग को लेके। तो हम चलिए बनाते हैं फॉस्फेट और पेंटोस शुगर की। तो सॉरी, तो क्या है कि जैसे मान लीजिए ये पेंटोस शुगर है, ये भी पेंटोस शुगर है। ठीक है, तो ब्राउन कैसे ये पेंटोस शुगर मैं बना रही हूँ। हालाँकि ये जो मैं आपको आगे जब पढ़ाऊँगी ना कि कैसे ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, कैसे फॉस्फेट जो है वो जो मतलब न्यूक्लियोटाइड किसी एक न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट है, वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ में बॉन्डिंग करता है और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। तो ये बात थोड़ी आपको ज़्यादा समझ में आएगी, फिर भी एक हिंट के तौर पे आपको बताती हूँ। तो ये पेंटोस शुगर बन गई। ओके, अब इनसे ये अगर इससे ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, ओके, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये पेंटोस शुगर है ब्राउन केस से और ऑरेंज केस से क्या है? ये ऑरेंज कलर से ये पेंटोस शुगर है। पेंटोस शुगर, अब ये अगर इतना स्ट्रक्चर देखें कि ये जो अगर हम इतना स्ट्रक्चर देखते हैं, ये पेंटोस शुगर से एक नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ऐसे मैं स्केच बताऊँ आपको, तो ये रहा, ये ब्राउन कलर का ये पेंटोस शुगर है। ठीक है, इस पे ये ऑरेंज कलर से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है और इस पे एक नाइट्रोजन बेस हमने कौन-सा जोड़ा था? एडेनिन जोड़ा था। तो अब ये क्या कहते हैं? पेंटोस शुगर, फॉस्फेट और एडेनिन, ये तीनों चीज़ें मिला के क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। ये मैंने कल आपको बात बताई थी कि पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट, ये तीनों मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? मोनोमर्स ऑफ डीएनए होते हैं। तो अब जब दूसरा न्यूक्लियोटाइड आके इसमें जुड़ेगा, तो वो कैसे जुड़ेगा? वो फॉस्फेट के थ्रू जुड़ेगा। ओके, तो वो फॉस्फेट के थ्रू जुड़ेगा। तो यही फॉस्फेट जो है वो न्यूक्लियोटाइड, दूसरे जो सेकंड न्यूक्लियोटाइड है उसके पेंटोस शुगर से क्या करेगा? पेयरिंग करेगा। जैसे इसके साथ पेयरिंग की थी डिहाइड्रेशन रिएक्शन के थ्रू, वैसे ही दूसरे पेंटोस शुगर के साथ भी ये पेयरिंग करेगा डिहाइड्रेशन रिएक्शन के थ्रू और फिर ये 2 एस्टर बॉन्ड बना देगा। ठीक है, तो ये रहे, एक ये एस्टर बॉन्ड है, ये एस्टर बॉन्ड है। ठीक है, तो ये दोनों एस्टर बॉन्ड मिलके क्या बनाते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फो ये फॉस्फेट की वजह से लिखा है और 2 एस्टर बॉन्ड बन रहा है तो 2 के लिए हम यूज़ करते हैं डाई। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ओके, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, मैं इसको अभी आपको रब करके सही से बताती हूँ। फिलहाल अभी मैं बस ये यहाँ पे आपको समझा रही हूँ चारग्राफ का जो थर्ड रूल है, आगे मैं आपको इसकी बॉन्डिंग भी करके बताऊंगी। ठीक है, तो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो गया। ठीक, तो ऐसे ही अब ये फॉस्फेट है, इस वाले पेंटोस शुगर का फॉस्फेट था, उसने दूसरे वाले पेंटोस शुगर के साथ पेयरिंग की, ये दूसरे वाले का एडेनिन है और क्या है, इस अब दूसरे वाले में भी क्या है? एक फॉस्फेट जुड़ा होगा। तो ऐसे ही अब इसका जो फॉस्फेट है वो फिर नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा। तो इसी तरीके से मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, ऐसे करके ये इधर भी 10, 11
अब ये आगे जुड़ता जाएगा, तो ये मतलब उन्होंने बताया कि जो ये फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, वो पेंटोस शुगर के बराबर होंगे, मतलब जितना पेंटोस शुगर होगा उतना ही फॉस्फेट होगा। तो हमने 4 ग्राफ के सारे रूल्स अब पढ़ लिए हैं। 4 ग्राफ का पहला रूल क्या था? पहला रूल था कि जितना कंसंट्रेशन एडेनिन का है, उतना ही कंसंट्रेशन थायामीन का होगा। सेम जितना कंसंट्रेशन साइटोसिन का है, उतना ही कंसंट्रेशन ग्वानिन का होगा। तो हम कह सकते हैं कि A प्लस B सॉरी A प्लस G इज इक्वल टू A प्लस T सॉरी इट इज T प्लस C। ठीक है, यानी कि जितने प्यूरिन्स है उतने पैरामिडीन्स है। ये फर्स्ट रूल था। सेकेंड रूल में हमने पढ़ा था कि जो आपका एडेनिन और थायमिन की जो बेस पेयरिंग होती है, एडेनिन थायामीन और ग्वानिन और साइटोसिन, ठीक है, ये रेयरली इक्वल होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इक्वल नहीं होते। कभी-कभी कंसंट्रेशन हो सकता है कि किसी का एडेनिन थायमिन का ज़्यादा हो जाए किसी स्पीशीज़ में, या किसी स्पीशीज़ में ग्वानिन साइटोसिन का ज़्यादा हो जाए। इसको मैंने न्यूमेरिकल बेसिस पे भी आपको सॉल्व करके और प्रूफ करके बताया था। प्रोकैरियोट्स में ग्वानिन साइटोसिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ये इसका एक एग्जाम्पल है। थर्ड, मैंने आपको जो इसका रूल बताया वो ये बताया था कि पेंटोस शुगर और फॉस्फेट का कंसंट्रेशन भी इक्वल होता है। तो ये 4 ग्राफ रूल थे। 4 ग्राफ रूल आपको होप सो समझ में आए होंगे। ओके, तो आज हमारा ये जो टॉपिक था 4 ग्राफ रूल, ये अब हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इसके आगे हम आपको ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यानी कि डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, उसको कैसे बनाया जाता है, कैसे फॉस्फेट 2 न्यूक्लियोटाइड के साथ उसको जोड़ता है, कैसे पेयरिंग होती है इनकी, ये हम अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। और आपकी जो भी क्वेरीज़ हो, जो भी डाउट्स हों, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या हमारी मेल आईडी जो आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी, आप उस पे भी मेल कर सकते हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, आप उस पे मेल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसे लाइक करें, हमारे लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपना बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू।